हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग क्लास 9th के सेकेंड टर्म के एग्जाम जो होने वाले हैं उसका मॉडल प्रश्न पत्र पेपर को पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड यानी कि JCRT इंटरनेट पर जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र पेपर आपका है उसी का पूरा सेट आपको आज पहला सेट आपको बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका जितना मॉडल प्रश्न पत्र हर एक सब्जेक्ट में 3-3 करके शायद आया है, तो अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप तीनों मॉडल पत्र, जैसे साइंस का हम लोग 3 मॉडल प्रश्न पत्र पेपर इसमें दिया है, अगर हम लोग तीनों कंप्लीट करेंगे तो आपको अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे साइंस पेपर में। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 19 क्वेश्चन है, उसमें से आपको देना है जवाब। तो 19 क्वेश्चन 3 मॉडल प्रश्न पेपर 19 यानी कि 57 क्वेश्चन टोटल होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन करके रखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो आप लोग से तो छोटा सा गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑन कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों में और जितने भी आपके ग्रुप में है उसको लाइक शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपना एग्जामिनेशन का पूरा डाटा को तैयार कर सके और अपने एग्जाम को अच्छे से लिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या, पहले कंडीशन को देख लेते हैं क्या क्या होने वाला, कैसा कैसा क्वेश्चन दे रख देंगे इस बार आएंगे। क्योंकि टर्म 1 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन इस टर्म 2 में जो एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। इसमें 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो उसी के बारे में लोग थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, थोड़ा जल्दी ले जानेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाने के बाद फिर दिक्कत बढ़ेगी। ठीक है, कहता है कि देखिए कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 19 है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 19। प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघु प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक का निर्धारित किया गया। यानी 1 से 7 नंबर तक प्रश्न में आपको 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है और ये सारे क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, और आपको एक शब्द में आपको आंसर उसका देना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखिए 1 से 7 के बाद 8 से प्रश्न संख्या 8 से 14 तक अति लघु प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। 8 से 14 तक में आप किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे जो आपको आता है और उसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न में 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको ये प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है 15 से 19 तक। 15 से 19 तक जो आपका क्वेश्चन है, 15 से 19 तक में आपको कहता है कि 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक है। यानी 15 से 19 तक में आप किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे और उसमें से आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न में 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा सीरीज में आपको देना है। पहले 1 से लेके 7 तक में किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है, उसमें से आपको 2 नंबर दिया जाएगा। फिर 8 से 14 तक में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन देना है। और 15 से 19 तक में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। यानी कि आपको टोटल 19 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन का ही जवाब देना है और इससे आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए से देखते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। सेम मतलब स्ट्रक्चर जो होगा आपका, जो क्वेश्चन दिया जाएगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से जो होगा वो इस तरह से ही रहेगा। उसके अकॉर्डिंग ये पेज तैयार किया गया है। तो आप लोग यहीं से समझ जाएंगे कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए पहला सेक्शन ए पे देखिएगा आप क्वेश्चन किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है, 7 है, लेकिन आपको उत्तर कितना देना है, 5 ही देना है। लेकिन अभी रिवीजन जब तक हम लोग करेंगे पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसको लिखिए। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल तथा शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ठीक है, याद रखेंगे ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तथा शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो उत्तर होगा वेग इक्वल टू तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। ठीक है, यानी v इक्वल टू एक्स बी। समझ में आ गया, वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति।
ठीक है, अर्थात V बराबर X इंटू V। समझ आ गया। H2O का आणविक, क्वेश्चन नंबर 3 है, H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे उत्तर देखिए, H2O का H2O, तो यहाँ पे 2 इंटू H प्लस O इक्वल टू जब करेंगे H2 और H का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, प्लस O का 16 होता है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 प्लस 16 इक्वल टू 18, यानी कि 18 हो जाएगा। समझ में आ गया। H2O का आणविक द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा, 18 होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा, कहता है 1 मोल से आप क्या समझते हैं। 1 मोल का वैल्यू कितना है उसको बताना है। कहता है किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहते हैं। किसी पदार्थ में, थोड़ा जूम कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे, क्या बोला, किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहते हैं। 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। याद रहेगा, 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सारा चीज यहीं पे याद हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से 10 से 15 मिनट देखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है, नाइट्रोजन स्थितीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है, तो हो जाएगा एजोटोबैक्टर और एजोसिलिरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। समझ आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या देगा, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। ये आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब लोग सेक्शन बी देखते हैं। ठीक है, सेक्शन बी को देखिएगा तो इसमें से बोला कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन इसमें कितना है, 8 से लेके 14 तक है। इसमें क्वेश्चन का जवाब देना है 5 ही क्वेश्चन का, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमको 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका ऐसा मात्रक जूल है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि जब किसी वस्तु पर 1 N बल लगाते हैं तो 1 M की विस्थापन होता है। ठीक है, तो उसे 1 जूल कार्य कहते हैं। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप वीडियो को रोक के आप लिख भी सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी दिए गए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो यहाँ देखिए आवृत्ति बराबर कितना दिया है, 220 Hz दिया है, वेग भी बराबर दिया है 440 मीटर प्रति सेकंड, तो वेग बराबर 440 बराबर 220 इंटू लेमडा करेंगे तो लेमडा बराबर 440 बटे 220 हो जाएगा, और लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वेग बराबर आवृत्ति गुना लेमडा होता है, तो लेमडा बराबर हो गया 440 बटे 220, और लेमडा का वैल्यू कितना हो गया, 2 मीटर हो। आगे क्वेश्चन है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। परमाणु की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना एवोगाड्रो संख्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या बोला कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। परमाणु की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना एवोगाड्रो संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान m, एवोगाड्रो संख्या कैपिटल M इंटू एवोगाड्रो मोलर द्रव्यमान हो गया कैपिटल M इंटू एवोगाड्रो संख्या। तो इसको दूसरे पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 46/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसका वैल्यू कितना आ गया, 12.04 ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया कि कैपिटल M जो है क्या दिया गया द्रव्यमान है, और मोल द्रव्यमान क्या कैपिटल M है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है, और ऋणावेश युक्त
इलेक्ट्रॉन इसमें बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धसे होते हैं। ठीक है, ये थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, ठीक है, जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धसे होते हैं। ठीक है, उसके 12 नंबर क्वेश्चन 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा? उत्तर मोल बराबर होता है m, यानी कि द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान। तो यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान यानी मोल बराबर कितना था 0.5 और इक्वल टू m बाय मोल द्रव्यमान 32। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको जब सॉल्यूशन करें तो m इक्वल टू कितना निकलेगा 16.0 यानी कि 16 ग्राम निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण क्या है उसको देखेंगे। पढ़ने के बाद लंबा वीडियो हो रहा है, आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ से देख के लिख सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद लंबा वीडियो होते जा रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। चलिए एक बार पढ़ देते हैं। कहता है कि जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। तो जल प्रदूषण किससे किससे होता है, इसमें 3 कारण आपको बताना है। तो जल प्रदूषण के 3 कारण निम्नलिखित औद्योगिक कारण, उद्योगों से निकले हुए रसायन विभिन्न नदी नालों मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। दूसरा नंबर लीजिए घरेलू कारण, घरेलू कचरे को पानी में बहा देने से जल का प्रदूषण होता है। तीसरा पॉइंट है कृषि का कारण, खेतों में कीटनाशक का प्रयोग से भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है, ऑप्शन अब सेक्शन बी खत्म हो गया, आप लोग सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी पिंड का गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। कहता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से गतिशील है तो वस्तु में F बल लगाने पर कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन, W इक्वल टू F इंटू एस होगा, यानी बल को F और विस्थापन को ऐसे सूचित करते हैं। तो W इक्वल टू ma इंटू एस, F इक्वल टू, चूंकि F इक्वल टू क्या है ma है, ठीक है, इसलिए F के बदले क्या लिखा ma इक्वल टू एस। कहता वस्तु का विरामावस्था में है, वस्तु विरामावस्था में तो u इक्वल टू क्या होगा 0, u इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर 2as होता है, और v स्क्वायर प्लस और u का वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 2as समझ आया। उसके बाद आ जाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू 2as और 2s इक्वल टू v स्क्वायर, तो s बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2a, समझ आ गया। उसके बाद समीकरण 1 से लेंगे यहाँ पे w इक्वल टू ma इंटू एस, जो यहाँ पे लिया था ma इंटू समीकरण 1 यही है ना, समीकरण 1 w इक्वल टू ma इंटू एस। तो यहाँ पे देखिए दिया गया w इक्वल टू ma इंटू एस, ma इंटू एस का वैल्यू क्या निकला था यहाँ पे v स्क्वायर बाय 2a, तो यहाँ पे v स्क्वायर बाय 2a को बैठा देंगे। उसके बाद w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, समझ आ गया। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, समझ आ गया, तो ये हो जाएगा इसका क्लियर है। उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें, तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आवृत्ति किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक hz होता है, यानी हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल किसी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। माना किसी तरंग दैर्घ्य लैम्डा है जो v वेग से गतिशील है। ठीक है, तो तरंग वेग v इक्वल टू तरंग दैर्घ्य बटे आवर्तकाल, यानी लैम्डा बटे t, समझ आ गया। उसके बाद v इक्वल टू लैम्डा बटे t लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो होगा इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि आवृत्ति लैम्डा इक्वल टू 1 बाय आवर्तकाल यानी कि 1/t,
तो लैम्डा इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से v इक्वल टू λ/t इक्वल t, और उसके बाद अगर आगे बढ़ाएंगे तो 1/t इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/t के बदले कौन है, 1/t के बदले क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू v हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इसका आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा v इंटू लैम्डा। समझ में आ गया। v क्या है, तरंग वेग है, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। समझ में आ गया। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, आप लोग भी जानते होंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। कहते हैं जिससे इसके तीनों समस्थानिक का परमाणु क्रमांक 1 ही है, लेकिन इन सभी के परमाणु भार अलग अलग है। ठीक है। तो समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो समस्थानिक के उपयोग, यूरेनियम के एक स्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग लिखेंगे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तीसरा लिखेंगे घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों उपयोग आप लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, और इसके लिए आपको 5 नंबर दे भी तो रहा है। इसमें 100 शब्द का लिखने के लिए बोला गया, तो इस तरह से आपको लिखना है पूरा। ठीक है। इस सब क्वेश्चन को थोड़ा रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद याद करेंगे, उसके बाद फिर अपने से लिखेंगे। ठीक है। फिर जहाँ भूलेंगे फिर से उसको रिवीजन करेंगे। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि जब आप आगे क्लास में भी जाएंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें याद होने में भी देर नहीं लग सकती। कहते जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। कहते महासागर या समुद्र से जल वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प में परिवर्तन न होकर धीरे धीरे वायुमंडल में पहुंचता है, जहां जल वाष्प संघनन की प्रक्रिया से गुजरते हुए बादल बनता है, और फिर अवक्षेपण द्वारा वर्षा, हिमपात, ओले आदि के द्वारा वापस पृथ्वी पर पहुंचता है, और छोटे जल स्रोत जैसे नदी, झील, नालों आदि से गति करता हुआ फिर सागर में मिल जाता है। इस तरह का पूरा जल चक्र पूर्ण होता है। यह जलीय चक्र धरती की सतह और इसके वायुमंडल में पानी का निरंतर गति को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पेड़ है, ये पक्षी है, और यहाँ पे नदी है। ठीक है। और ये समुद्र में आके इसका पानी मिलता है। तो समुद्र से क्या होता है, वाष्पीकरण हुआ, इसके बाद बादल बना। ठीक है। और ये क्या है, सूर्य है। ठीक है। ये सूर्य, और यहाँ पे संघनन हुआ, उसके बाद फिर ये क्या बना, बादल बन गया। बादल बन के फिर क्या हो गया, बरस गया पृथ्वी पर। ठीक है। तो ये जल चक्र का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया था। आप लोग भी इस तरह से बना के वहाँ पे दिखा सकते हैं। समझ में आ गया। अगर आपको चित्र बनाने बोला जाए तो आप लोग इस तरह से चित्र को बनाएंगे। 3-4 पॉइंट आपको फर्स्ट दिमाग में रखना है कि समुद्र से वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होकर बादल बन जाएगा, और यहाँ पे बीच में सूर्य है, तो सूर्य के जो उसका धूप से आता है, उसके बाद संघनन होकर फिर से क्या बनेगा, बादल बन जाएगा, और ये फिर पृथ्वी पर क्या होगा, बारिश हो बन के गिरने लगेगा। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है सेट 1 वाला, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करेंगे। तो इस तरह से संक्रामक रोग वे लोग हैं जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैलता है। यह रोग संक्रमक से भी फैलते हैं। रेबीज, खसरा, चेचक, काली, खांसी आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। यह रोग रोगी के साथ उठने बैठने, उसके साथ खाना खाने और इसकी प्रयोग की गई वस्तुओं का इस्तेमाल करने से फैलते हैं। इसके फैलने की वजह बहुत छोटे रोगाणु होते हैं। ठीक है। असंक्रामक रोग में देखिए, असंक्रामक रोग वे लोग हैं जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से नहीं लगते। वह रोग संक्रामक रोगों की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग, बवासीर, मधुमेह आदि असंक्रामक रोगों के उदाहरण है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच सकता। यह रोग संतुलित व पौष्टिक आहार के अभाव के कारण होता है। ठीक है। अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो ये सब रोग आपको होगा। तो आप लोग, आपका सेट 1 जो था ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो आपको तीनों सेट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका साइंस में अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है। और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाएगा और आप पूरी तरह से खुश रहेंगे।
तो हम लोग फिर से एक तो दूसरे वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें और इसकी बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।